नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं ताज़ा खबरों के साथ। बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात कहें, वह बजरंग दल जो प्रखर राष्ट्रवादी संगठन है, वह बजरंग दल जो आतंकवाद का विरोध करता है, लव जिहाद का विरोध करता है, सामाजिक सेवा सहित देशभक्ति के भाव, अपनी धर्म और संस्कृति के प्रति स्वाभिमान और जागरण का भाव पैदा करता है, उसकी तुलना पीएफआई के आतंकवादी संगठन है। ये वही कांग्रेस है जो भगवान राम के मंदिर निर्माण का विरोध करती है। ये वही कांग्रेस है जिन्होंने राम सेतु को काल्पनिक कहा था। ये वही कांग्रेस है जो मौका मिलते ही हिंदुत्व का विरोध करती है। आज उसका चेहरा पूरी तरह से बेनकाब हो गया है। कौन भूलेगा मध्य प्रदेश में सिमी के नेटवर्क को खाद पानी कौन देता है। सर्जिकल स्ट्राइक का विरोध करने वाले आतंकवादियों को महामहिम करने वाले अब बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात कर रहे हैं। जाको प्रभु दारुण दुख देही, बाकी मति पहले हर लेही। कांग्रेस की मति मारी गई है। बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात करते हैं। वो बजरंग दल जो प्रखर राष्ट्रवादी संगठन है, वो बजरंग दल जो आतंकवाद का विरोध करता है, लव जिहाद का विरोध करता है, सामाजिक सेवा सहित देशभक्ति के भाव, अपनी धर्म और संस्कृति के प्रति स्वाभिमान का और जागरण का भाव पैदा करता है, उसकी तुलना पीएफआई से, आतंकवादी संगठन से। ये वही कांग्रेस जो अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के निर्माण का विरोध करती थी। ये वही कांग्रेस जिनने राम सेतु को काल्पनिक कहा था। ये वही कांग्रेस जो मौका मिलते ही हिंदुत्व का विरोध करती है। आज उसका चेहरा पूरी तरह से बेनकाब हो गया है। कौन भूलेगा कि मध्य प्रदेश में सिमी के नेटवर्क को खाद पानी कौन देता था। सर्जिकल स्ट्राइक का विरोध करने वाले, आतंकवादियों को महिमा मंडित करने वाले अब बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात कर रहे हैं। कमलनाथ जी बड़े हनुमान जी के भक्त बनते हैं। प्रतिबंध बजरंग दल पर लगाने की बात कांग्रेस कर रही है। कमलनाथ भी जवाब दें। गृह मंत्री के बाद अब प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बोला कमलनाथ पर हमला। वीडी शर्मा ने कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति करती है कांग्रेस, जनता उनकी इस रणनीति को बखूबी है समझती। आने वाले चुनाव में जनता देगी इसका जवाब। हिंदुत्व पर हमेशा कांग्रेस उठाती है सवाल। पीसीसी चीफ कमलनाथ के बयान पर बोले वीडी शर्मा, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के बाद उन्हें बजरंग दल और हिंदुत्व वाले संगठन ही नजर आते हैं। उन्हें कभी पीएफआई और सिमी जैसे संगठन नजर क्यों नहीं आते। कांग्रेस की इन हरकतों का जवाब कर्नाटक की जनता को देना ही होगा। मध्य प्रदेश की जनता की इस विधानसभा चुनाव में देगी जवाब। रानी कमलापति स्टेशन के बाद अब पर्यटन क्षेत्र खजुराहो के रेलवे स्टेशन को भी वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। इसको लेकर आज राजधानी भोपाल में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और खजुराहो सांसद वीडी शर्मा के साथ उत्तर रेलवे के जीएम सतीश कुमार की बैठक हुई है, जिसमें खजुराहो रेलवे स्टेशन को विकसित करने को लेकर चर्चा हुई। उत्तर रेलवे के जीएम सतीश कुमार ने बताया कि स्टेशन को विकसित करने के लिए 350 करोड़ से ज्यादा की लागत आने वाली है। वो किसी पर कर लें, उनके बारे में 15 महीने में इस मध्य प्रदेश की जनता ने गहराई से देखा है। 2003 से पहले का मध्य प्रदेश मिस्टर बंटा ढार के नेतृत्व का जो दुरावस्था का दौर था, वो भी इस मध्य प्रदेश की जनता ने देखा है। आज के नौजवानों के सामने हम तो लेकर के आए कि 2003 का मध्य प्रदेश कैसा था, और इस प्रकार से 15 महीने में जो उन्होंने किया था, सारी गरीब कल्याण की योजनाओं को बंद करके हर गरीब के हक और अधिकार को छीनने का काम कमलनाथ की सरकार ने दिग्विजय सिंह के इशारे पर जो किया था, ये इस मध्य प्रदेश की जनता ने देखा है। और इसलिए अब उन्हें
ये मध्य प्रदेश की जनता लगातार आईना दिखाती चली आई है हर चुनाव में। 2023 में भी कांग्रेस अप्रासंगिक हो गई, उनके नेता अपना अस्तित्व खो रहे हैं। इसलिए कुल मिलाकर के अब एक कैसे दिखावा किया जाए, ये प्रयास कांग्रेस कर रही है, जो कभी सफल हो नहीं सकती। भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में गरीब कल्याण की हमारी योजनाएं जो हर गरीब का जीवन बदल रही है, विकास और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे के पर्याय हैं। ये मुद्दे हैं, ये हमारी ताकत है। इसके आधार पर अपने कार्यकर्ता के बल पर इस चुनाव को हम ऐतिहासिक बहुमत से जीतेंगे। थैंक यू। चलिए, कर्नाटक विधानसभा में बजरंग दल और हनुमान भक्त की एंट्री हो गई है। देखिए, कांग्रेस हमेशा से तुष्टीकरण की राजनीति करती रही है और जिस प्रकार से कर्नाटक के अंदर कांग्रेस ने बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की जो बात की है, बजरंग दल इस देश का एक ऐसा संगठन है जो सामाजिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से लोगों के लिए हर प्रकार से खड़े होकर और देश समाज के लिए अपनी भूमिका निभाता है। लेकिन कांग्रेस का चरित्र रहा है कि किस प्रकार से तुष्टीकरण करें। तो कर्नाटक में जहां अब उन्हें हार का सामना करना पड़ रहा है, तो अंत में जो उनके मूल कैरेक्टर में है, जो उनके मूल जीन्स में है, तुष्टीकरण पर राजनीति करना। फिर उन्होंने बजरंगबली को भी, आज पहले भगवान राम को उन्होंने आक्रमण किया, राम के अस्तित्व को नकारा। अब वो बजरंग दल पर भी प्रतिबंध लगा करके भगवान बजरंगबली पर भी इस प्रकार के प्रयास कांग्रेस के द्वारा दुर्भाग्यजनक हैं। और अंत में वही पासा उन्होंने चलने का प्रयास किया कि तुष्टीकरण में एक समाज वर्ग के वोट कैसे लिए जाएं। आप चिंता मत करिए, कर्नाटक ने भी बेहतर आपको देखा अच्छे तरीके से, देश भी देखता है। ये तुष्टीकरण की राजनीति अब इस देश के अंदर नहीं चलेगी। भारत का नेतृत्व भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, जो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के मंत्र पर आज भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। और मोदी जी का जादू कर्नाटक के अंदर चल रहा है, तो अब वो यहाँ तक कांग्रेस पहुंच गई। सर, कमलनाथ जी कह रहे हैं में शामिल होते हैं तो उन पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, उन पर कार्रवाई करनी चाहिए, टारगेट थोड़ी कर रहे हैं। तो कमलनाथ जी को पीएफआई दिखाई नहीं देता, कमलनाथ जी को सिमी दिखाई नहीं देता, दिग्विजय सिंह को आतंकवादी जिन्हें सर्वोच्च न्यायालय फांसी की सजा देता है, उनका दिग्विजय सिंह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, वो उनके बारे में ये सब बोलते हैं, उनका सम्मान करते हैं, फेक एनकाउंटर बताते हैं। इनके बारे में क्या कहना है कमलनाथ जी का? तो कमलनाथ जी केवल तुष्टीकरण दिखावे की राजनीति करना, मध्य प्रदेश ने भी 15 महीने के अंदर तुष्टीकरण की राजनीति को कमलनाथ जी आपकी देखा है। और इस प्रकार की चीज़ें, हाँ बजरंग दल, मैंने कहा ना कि बजरंग दल के बारे में भी कोई आपके कहने से या मेरे कहने से नहीं होता। ऐसे संगठन जो समाज के लिए अपनी भूमिका निभाते हैं, भारत माता के लिए प्रतिबद्धित होकर के खड़े होते हैं, ऐसे लोग इनको दिखाई देते हैं। उनको पीएफआई दिखाई नहीं देता, उनको सिमी दिखाई नहीं देता, उनको आतंकवादी दिखाई नहीं देते, उनको नक्सलवाद दिखाई नहीं देता। तो इसलिए कांग्रेस का ये चरित्र आज से नहीं, उनके तो खून में है तुष्टीकरण की राजनीति। सर 22 जहां भोपाल एमपी में डॉक्टर सरकार के बीच नहीं बन रही है सहमति। सरकारी डॉक्टर्स आज से हड़ताल पर हैं। पहली बार प्रदेश के सभी 15,000 सरकारी डॉक्टर हड़ताल पर हैं। डॉक्टर ने दी इमरजेंसी सेवाओं को लेकर पोस्टमार्टम तक बंद करने की चेतावनी। हड़ताल की वजह से मरीजों को बढ़ सकती है मुश्किलें। सीएम देर रात तक सारंग और चौधरी के साथ मंथन करते रहे, हड़ताल रोकने नहीं निकल पाया कोई रास्ता। सरकार का दावा है मांगे मानी है, डॉक्टर्स बोले ऐसा नहीं है, सरकार बोल रही है झूठ। माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमेशा लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना, लाडली भांजी योजना, पता नहीं कितनी सारी योजनाएं बनाते हैं जिसमें महिलाओं को के सम्मान के लिए वो आगे से आगे कार्यवाही करते हैं। तो आज आप यहाँ देख रहे हैं इस परिसर में, इस तंबू के नीचे महिलाएं भी बड़ी तादाद में, महिला चिकित्सक भी बड़ी तादाद में यहाँ बैठी हुई है और अपना आंदोलन प्रदर्शित कर रही है सिर्फ अपनी जायज मांगों के लिए। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है, जो कि बेहद संवेदनशील है और हमेशा अच्छे पक्ष में कार्य करते हैं, तो मुझे लगता है आप तो लाडली बहना योजना को लाडली चिकित्सक बहना
बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि आपकी चिकित्सक बहनें सारा कार्य छोड़कर यहाँ बैठी हैं और हमें बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है कि हमारी उनकी चिकित्सक भांजियाँ जो आने वाली बच्चियाँ जो कि भांजियाँ हैं वो ये माहौल देख रही है कि वो चिकित्सक बन रही है और उन्हें यहाँ आंदोलन करना पड़ रहा है। तो अब तो महिलाओं की तरफ से, वैसे मैं जेंडर वाइज नहीं होती हूँ, पर यहाँ से मैं आवाज देना चाहूंगी कि महिलाओं चिकित्सक बहनों के हित में तो अब निर्णय ले ही लेना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय को। प्रदेश स्तर की बात करें तो सभी चिकित्सक, जिसमें आपके मेडिकल टीचर्स हैं, मेडिकल डॉक्टर्स एसोसिएशन है, गैस राहत है, सभी हैं, तो निश्चित तौर पर अस्पताल और मरीजों पर दुष्परिणाम हो रहा हो, परेशान हो रहे हैं। हालांकि सरकार ने कुछ वैकल्पिक व्यवस्थाएं करी हैं, लेकिन आश्चर्य का है या हम लोग के लिए संयोग की बात है कि वो सभी चिकित्सक भी इसी तंबू में आकर बैठ गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अस्पताल में कोई चिकित्सक ही नहीं है तो मरीज तो परेशान है। लाजमी नाम बताइए। मैं डॉक्टर आपका? मेरा नाम डॉक्टर मीनाक्षी पांडे है जी। मैं गैस राहत हॉस्पिटल में जी। यहाँ पे बात कराई डॉक्टर हम लोग इतने सालों से हम गैस राहत में काम कर रहे हैं, हमें परमानेंट नहीं किया गया है और सैलरी इंक्रीमेंट भी नहीं किया जाता, ना कि ईयरली इंक्रीमेंट तक हमें नहीं मिलता। तो हमारी मांगे तो यही है कि हमें परमानेंट किया जाए और इंक्रीमेंट मिले हमें, और छुट्टियों के लिए भी हमें विदाउट पे जाना पड़ता है। लेकिन बात की जाए जिस प्रकार से मेडिकल यानी चिकित्सा शिक्षा की बात की जाए या चिकित्सा फील्ड की बात की जाए, तो प्रशासनिक अधिकारियों का जो जिस प्रकार से सरकार चाह रही है प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति को लेकर, आप कितना हद तक मानते हैं सही है प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है ऐसे में? नियुक्ति की जाती है क्योंकि सरकार का भी फर्ज बनता है कि वो मरीजों को तकलीफ ना होने दे, इसलिए वो नियुक्ति की जाती है। जैसे कि अभी स्ट्राइक हुआ है तो दूसरे अस्पतालों से डॉक्टर्स को बुलाया गया है जो अभी अस्पताल में काम कर रहे हैं, जूनियर डॉक्टर्स को, ताकि पेशेंट को कोई तकलीफ ना हो और इमरजेंसी सुविधाएं उनको मिलती रहे। आपकी एसोसिएशन के जो दूसरे लोग हैं वो डॉक्टर्स मानते हैं कि प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति नहीं होना चाहिए, क्योंकि चिकित्सा फील्ड में प्रशासनिक अधिकारी का क्या, क्योंकि उसको मालूम ही नहीं है प्रशासनिक अधिकारी को कि ना चिकित्सा या मेडिकल फील्ड में किस तरह से उनको काम करना है। क्या मानते हैं आप? कई बार ऐसा होता है कि कुछ डिसीजन ऐसे गलत हो जाते हैं, पर बातचीत के द्वारा ये सब चीज़ें सॉल्व की जा सकती हैं। प्रशासनिक अधिकारी भी समझ सकते हैं कि डॉक्टर्स की क्या डिमांड है और कितनी जायज़ है। एक मिनट। मध्य प्रदेश के करीब सभी चिकित्सक सभी हड़ताल पर हैं, चाहे मेडिकल ऑफिसर्स हों, चाहे हमारे मेडिकल जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं सरकारी, उसके सारे चिकित्सक पंचायत सदस्य सभी हड़ताल पर हैं, और रेजिडेंट्स और सरकार कह रही है कि 95% मांगे मान ली गई हैं, लेकिन इसके बावजूद यदि आप लोग हड़ताल पे हैं तो क्या कारण है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरी तो बस सरकार से यही गुजारिश है कि हड़ताल के लिए सारे चिकित्सक, किसी को शौक नहीं होता है कि मरीजों के साथ कुछ खिलवाड़ हो, या डॉक्टर्स क्योंकि बने ही मरीजों के लिए रहते हैं, उनकी पूरी सेवा करना उनके रग रग में ये चीज़ समाई रहती है। लेकिन जब मांगे पूरी नहीं होती हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं होता है, तो थोड़ा सा हड़ताल करके ही प्रदर्शन करना संभव हो पाता है। सरकार की मांग यदि सरकार बातचीत के लिए बुलाती है तो क्या रहेगा आप लोगों को? बातचीत के लिए बहुत समय दिया गया है। हमारा जो पूरे डॉक्टर्स का एक महासंघ है जो पूरा बराबर मिलता रहा और बराबर उनके कांटेक्ट में है हायर अथॉरिटीज़ के, और काफ़ी समय दिया गया, उसके बाद भी अभी तक कुछ नहीं हुआ। इसीलिए इस कदम के लिए डॉक्टर्स को कदम उठाना पड़ा। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग का बयान। हम सभी डॉक्टरों से अपील कर रहे हैं कि डॉक्टरों की सभी मांगे मान ली गई हैं, अनावश्यक तौर से हड़ताल पर नहीं बैठे। डॉक्टरों को मांगों को कागजों पर उतारने के लिए मैं सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर बात कर रहा हूं। उनकी सभी मांगों को सरकार मान रही है। डॉक्टर्स हमारे भाई हैं, उनको मरीजों के इलाज के लिए हड़ताल खत्म करना चाहिए। हमने मरीजों के इलाज के लिए सभी जगह वैकल्पिक व्यवस्था की है। सभी प्राइवेट अस्पतालों के डॉक्टर, ब्रांडेड डॉक्टर, संविदा स्वास्थ्य कर्मियों को तैनात किया हुआ है। कल रात से ही कंट्रोल रूम बनाकर अधिकारियों के साथ बैठक कर सभी अस्पतालों की व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। डॉक्टर से अपील करते हैं कि हमने डॉक्टर्स की सभी बातें मान ली हैं।
कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। मेडिकल एजुकेशन से जुड़ी हुई तो कोई मांग ही नहीं है, वो तो सब कुछ हो गई, उनको सब बातें उनकी मान ली। वो क्यों मेडिकल कॉलेज में स्ट्राइक कर रहे हैं मुझे आश्चर्य है। हेल्थ से रिलेटेड भी जो डॉक्टर है उसमें स्पेशलिस्ट डॉक्टर की हमने सभी बातें मान ली। केवल मेडिकल ऑफिसर का वो 1+4 ग्रेड पे की बात कर रहे हैं, हम 1+3 में ही वही बेनिफिट दे रहे हैं जो 1+4 में मिलता है। तो उनकी सभी बातें मान ली, उसके बाद क्यों स्ट्राइक पे मुझे आश्चर्य है। डॉक्टर हमारे हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं, उनसे आग्रह करता हूं कि काम पर लौटे, क्योंकि मरीज की सेवा करना, मरीज की देखभाल करना, इस संकल्प इस शपथ के साथ वो डॉक्टर बने और उन्होंने बहुत मेहनत के साथ पहले काम किया है। तो मेरा निवेदन है कि वो वापस आए, पर हमने पूरी वैकल्पिक व्यवस्थाएं की है पूरे प्रदेश में। हमने चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे हेल्थ के हमारे जिला अस्पताल हो या उसके नीचे का कोई भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सभी व्यवस्थाएं हमारी दुरुस्त हैं। हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स, आयुष डॉक्टर, रिटायर्ड डॉक्टर, पीजी बॉन्डेड डॉक्टर, संविदा के डॉक्टर ये मुस्तैदी के साथ काम कर रहे हैं। हमने प्राइवेट हॉस्पिटल के साथ भी पूरी तरह कोऑर्डिनेट किया है और जो हमारे अस्पताल, सरकारी अस्पताल के मरीज जो प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर में जाएंगे उसका पैसा सरकार देगी, ये हमने निर्णय लिया। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, फ्री में ही इलाज मिलेगा प्राइवेट अस्पताल में भी। सर, डॉक्टरों का ये मानना है कि जो आश्वासन सरकार ने दिया था हमने पूरा पर नहीं उतरा है। नहीं, पूरी तरह से दिया है कि हम तो दे रहे हैं, अब वो बात ही मानने को तैयार नहीं है। मैं तो इतना स्पष्ट बोल रहा हूँ, हम बोल रहे हैं मतलब सरकार के प्रतिनिधि के रूप में ही बोल रहे हैं। बिल्कुल बातचीत करें और हम पूरी तरह से संवाद स्थापित करने और उनकी बात को मानने को तैयार। हमने सब बातें मान ली। प्रदेश के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने आज वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा को अपना ज्ञापन दिया है। एनएचएम विभाग के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की 3 सूत्रीय मांगों को लेकर के उन्होंने जगदीश देवड़ा को ज्ञापन सौंपते हुए कहा है कि हमारी मांगों को जल्द पूरा किया जाए। एनएचएम संविदा स्वास्थ्य संगठन के मीडिया प्रभारी कोमल सिंह का कहना है कि हमारी 3 सूत्रीय मांगे हैं, जिसमें सरकारी कर्मचारियों के समकक्ष 90% रखा जाए। धरना आंदोलन के दौरान जिन कर्मचारियों पर मामले दर्ज हुए हैं वह मामले वापस लिए जाए और जिन कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया तो उन कर्मचारियों की बहाली की जाए। हालांकि कुछ कर्मचारियों की बहाली हो गई थी, मगर कुछ कर्मचारियों की बहाली रुकी हुई है, जिसकी वजह से मांग कर रहे हैं। करते हैं बावन जिलों में 25,000 कर्मचारी सर कर्मी भूख हड़ताल पे बैठे हैं। सर स्वास्थ्य सेवाएं सर कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही है। हमारे सर आपसे निवेदन है कि सर पिछले बार भी 1 महीने का आश्वासन देके तो हमारे कर्मचारी इस बार बिना आदेश दिए। अब क्या हो गया कि सर कुछ नहीं मिलता। 5 साल से हमें सिर्फ यही बोला जा रहा है तुम्हें अटकी है सिर्फ हमने सामने आपने पहली बार में कहा था कि शायद मेरी लिए रुकी होगी वो फाइल, मुझे ही श्रेय मिलने समाधान कर बात को लेकर के आए आप लोग वित्त मंत्री के यहाँ धरना देने आए थे, क्या ज्ञापन दिया है, क्या मांग थी? 18 अप्रैल से मध्य प्रदेश के 32,000 कर्मचारियों द्वारा 2 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन क्रमक भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, लेकिन शासन प्रशासन द्वारा कर्मचारियों को कोई सुधि नहीं ली गई है, जिससे कहीं न कहीं प्रदेश के 32,000 कर्मचारियों में लगातार आक्रोश उत्पन्न हो रहा है। इसी क्रम में आज माननीय वित्त मंत्री महोदय को घेराव कर धरना प्रदर्शन का ज्ञापन दिया गया है, क्योंकि कहीं न कहीं 2018 में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा संविदा कर्मचारियों को एक शोषण नीति, एक अन्यायपूर्ण व्यवस्था बताया था, लेकिन आज दिनांक तक एक नीति भी बनाई गई थी 5 जून 2018 को कि जो रेगुलर कर्मचारियों को जो वेतन दिया जाता है उसका 90% वेतनमान संविदा कर्मचारियों को दिया जाए। लेकिन वो हर बार हम हड़ताल पे जाते हैं तो जैसे ही हमें ये कहकर भगा दिया जाता है कि आपकी बात वित्त विभाग में पेंडिंग में है, वित्त विभाग से स्वीकृति नहीं मिली है, इस कारण आपकी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है। इसलिए आज वित्त मंत्री से हम सामने हमने संवाद किया है और उनसे निवेदन किया है कि आखिर ऐसी क्या समस्या है। तो जो एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हैं जो लगातार हड़ताल पर जा रहे हैं, लेकिन हमारी वित्त की समस्या को ऐसी क्या अड़चन आ रही है, तो उनसे निवेदन किया है। माननीय वित्त मंत्री महोदय द्वारा आश्वासन दिया है कि कल आपकी फाइल को कैबिनेट में रखा जाएगा और निश्चित ही आपकी मांगों को शायद है कि पूरा कराने का पूरा प्रयास किया जाएगा। अगर नहीं हुई मांग पूरी तो नहीं, अगर मांगे नहीं पूरी हुई तो निश्चित ही क्रमबद्ध तरीका जारी रहेगा और 8 तारीख में भोपाल भरो आंदोलन किया जा रहा है 32,000 कर्मचारियों का परिवार सहित। इस बीच में शासन प्रशासन पर जो भी बाधाएं उत्पन्न होंगी उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। कमिश्नर माल सिंह और कलेक्टर आशीष सिंह ने हमीदिया में मोर्चा संभाला।
मरीजों को कोई समस्या नहीं हो, इसके लिए संभागायुक्त माल सिंह, कलेक्टर आशीष सिंह ने हमीदिया अस्पताल, कमला नेहरू चिकित्सालय, ओपीडी सेवाएं, सोनोग्राफी और सेवाओं की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। सभी सेवाएं सुचारू रूप से सभी अस्पतालों में संचालित हो रही हैं। कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि मरीजों के इलाज के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश के अनुसार हमीदिया अस्पताल में 150 निजी डॉक्टर की व्यवस्था कर ली गई है। 150 के आसपास डॉक्टर्स अलग अलग प्राइवेट हॉस्पिटल से हमने यहाँ पर बुला लिए हैं, जो अपनी सेवाएं ओपीडी में भी दे रहे हैं, वार्डों में भी दे रहे हैं। अभी 672 पेशेंट्स यहाँ पर एडमिट हैं, लेकिन उसके अगेंस्ट में 1500 बेड्स हम लोगों ने चिरायू और एलन में अपने लिए रिजर्व कर रखे हैं। वहाँ पर जो यहाँ से कोई शिफ्ट होके जा रहा है या 108 के माध्यम से कोई मरीज जा रहा है तो उसका मुफ्त में इलाज सरकार की तरफ से इन प्राइवेट जगहों पर कराया जाएगा। सारी ओपीडी चल रही हैं, सारे वार्डों में समुचित रूप से डॉक्टरों की ड्यूटी चल रही है। कहीं भी किसी भी मरीज़ को कोई परेशानी नहीं आने दी जाएगी। निर्देश दिए थे, उसके तालमेल में हम लोगों ने तैयारी कर रखी है। किसी भी मरीज़ को बिना इलाज के या समुचित इलाज के हमने अलग अलग प्राइवेट अस्पतालों में 1500 बेड रिजर्व कराए हैं, जहाँ पर इसके अलावा बाहर से लगभग 150 डॉक्टर हमने प्राइवेट यहाँ पर बुलवाए हैं, जिनको प्रॉपर ब्रीफिंग भी हो गई, जिनकी ड्यूटी भी लग गई है। ओपीडी चल रही है, सब लोग अपना प्रिस्क्रिप्शन लिखा के जा रहे हैं। वार्डों में मरीजों की देखरेख अच्छे तरीके से हो रही है। हमारे पास 15-20 संख्या में एम्बुलेंस भी पर्याप्त रूप में अगर शिफ्ट करने की आवश्यकता पड़ी, सारे मरीज प्रॉपर उपचाररत हैं। एमपी में डॉक्टर और सरकार के बीच सहमति नहीं बन पा रही है। इसी को लेकर सरकारी डॉक्टर्स आज से हड़ताल पर चले गए हैं। इधर कलेक्टर और कमिश्नर समेत प्रशासनिक अधिकारियों ने मोर्चा संभाल लिया है। बता दें कि पहली बार प्रदेश के सभी 15,000 सरकारी डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं। डॉक्टरों ने इमरजेंसी सेवाओं से लेकर पोस्टमार्टम तक बंद कर दिया है और चेतावनी दी है कि हड़ताल की वजह से मरीजों की मुश्किलें बढ़ भी सकती हैं। बता दें कि सीएम ने देर रात तक विश्वास सारंग और प्रभुराम चौधरी के साथ काफी मंथन भी किया, मगर कोई हल नहीं निकला और हड़ताल रोकने का कोई रास्ता नहीं निकला है। डॉक्टरों ने अपनी मुख्य मांगे सरकार के सामने रखी है, जिसमें डीएसीपी लागू करना, पुरानी पेंशन बहाली और मेडिकल वर्क में अधिकारियों की दखलंदाजी बंद करने की मांग है। सर, कुछ डॉक्टर हड़ताल पर हैं, कहा जा रहा है कि मरीजों को इलाज नहीं मिल रहा है। कलेक्टर ने भी मोर्चा संभाला हुआ है आपके यहाँ? नहीं, हमारे कलेक्टर साहब भी आए थे सुबह, उन्होंने भी इंस्पेक्शन करा था, कुछ निर्देश भी दिए थे। तो हमारे यहाँ कोई कमी नहीं है, मरीजों का सबका इलाज हो रहा है। आप देख रहे हैं, सब मरीजों का इलाज हो रहा है, कोई कमी नहीं है। और हमारे यहाँ डिलीवरी भी हो रही है, ऑपरेशन भी हो रहे हैं। एसएनसीयू में डॉक्टर पदस्थ हैं, मैटरनिटी में हैं और इमरजेंसी में सीनियर डॉक्टर हमारे यहाँ सब बैठे हुए हैं। तो काफ़ी कुछ स्टाफ है हमारे यहाँ जो है। कुछ लोग स्ट्राइक पे गए हैं तो उनका नाम भेजे जाएंगे और बाकी अब व्यवस्था में कोई कमी नहीं है, सब मरीज संतुष्ट होकर जा रहे हैं। मंत्री जी से उनकी बातचीत भी हुई थी, मंत्री जी ने कहा था, विश्वास जी ने कि करीबन 95% उनकी मांगों पर सहमति हो। हाँ, ऐसा सुनने में आया है। तो कोई ऐसी बैठ के वो भी चर्चा से हल हो जाएगा, बैठ के करना चाहिए, स्ट्राइक पे नहीं जाना चाहिए। मेरा सब लोगों से निवेदन भी है और प्रार्थना भी है कि स्ट्राइक पे ना जाएं, जनता को परेशानी ना हो। तो लेकिन अभी हमारे यहाँ कोई परेशानी नहीं है और ऐसा कोशिश करेंगे कि किसी को परेशानी ना हो। भाजपा सांसद और कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगे यौन शोषण के आरोप गंभीर है। आम आदमी पार्टी आरोपों से ज्यादा गंभीर है। भाजपा के आला नेताओं, प्रधानमंत्री की मामले पर चुप्पी है। आम आदमी पार्टी क्यों ब्रजभूषण शरण सिंह पर कार्रवाई करने से डर रही है सरकार? पंकज सिंह बेटियों को इंसाफ दिलाने और बेटियों के सम्मान में आम आदमी पार्टी उनके साथ खड़ी है। नमस्कार साथी, पिछले कई दिनों से देश की गौरव कही जाने वाली जो हमारी बेटियां हैं, जो देश के लिए कुश्ती में मेडल जीत कर लाई, वो राजधानी दिल्ली में धरने पे बैठी हैं। उनका आरोप है कि ब्रजभूषण शरण सिंह, जो भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं और भाजपा के सांसद हैं, उन्होंने यौन शोषण किया है। ये बेटियां आंसू बहा रही हैं और लंबे समय से देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को जानकारी होने के बावजूद ब्रजभूषण शरण सिंह पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही और आज तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। यहाँ तक कि इन बेटियों का बयान नहीं लिया गया। ये देश देख रहा है, देश की जनता देख रही है कि किस तरीके से वो बेटियाँ
आंसू बहा रही हैं, न्याय की गुहार लगा रही हैं और उनको न्याय नहीं मिल रहा। ऐसे में क्या प्रधानमंत्री जी भाजपा के इस सांसद से इतना दबाव में है कि वो कोई कार्रवाई नहीं करते? ये प्रधानमंत्री जी का नारा था कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो ऐसे बेटियां बचेंगी जब देश की इतनी जानी मानी हस्तियां जो धरने पे बैठी हैं न्याय के लिए, तो आम जो घरों की लड़कियां होंगी, बहन बेटियां होंगी, उनकी क्या स्थिति होगी, ये विचार करने का विषय है। और सत्ता का दम्भ इतना नहीं होना चाहिए कि ब्रजभूषण शरण सिंह खुद आपराधिक छवि के होकर वो धमकी दें कि अगर मैं मुंह खोलूंगा तो सुनामी आ जाएगी। ऐसे में बड़े सवाल उठते हैं। मैं देश की जनता से भी अपील करना चाहता हूं कि बेटियों के साथ हम सब लोग मिलकर खड़े हों न्याय की लड़ाई में, ताकि उनके साथ और आगे आने वाली किसी भी बच्ची के साथ ऐसा अन्याय न हो। धन्यवाद। जय हिंद। भोपाल के शहजानाबाद थाना इलाके के ईदगाह हिल्स मेन रोड पर बने मंदिरों में बीती रात सक्रिय बदमाशों की मंडली ने ढाबा बोलकर सनसनी फैला दी है। एक मंदिर की दान पेटी सहित अन्य सामान समेट कर चोर चंपत हो गए हैं। वहीं दूसरे मंदिर का त्रिशूल और कलश भी चोरों ने नहीं छोड़ा। घटना से पूरे मोहल्ले में सन्नाटा छाया हुआ है। सूचना के बाद पुलिस अब चोरों की तलाश में जुट गई है। भैया आपका क्या है, मंदिर में चोरी हो गई, क्या मतलब? मल्टी मेन रोड रहेगा, पुलिस लाइन के सामने हमारे भोलेनाथ जी का मंदिर रहेगा। उसके अंदर जो कलश होता है, जो शिव जी के अपना शिवलिंग के ऊपर पानी टपकता है, जलाधारी कलश था जो, उसकी चोरी हो गई है जी। और दान पेटी और ताला तोड़कर यहाँ से मंदिर के अंदर से तोड़कर दान पेटी भी ले गए, कलश भी ले गए। और पीछे एक मंदिर है शिव जी का मंदिर, वहाँ से अपना एक त्रिशूल था 2.5 फीट का, उसको भी चुरा के ले गए। ये चोरों को हम लोग माफ़ी चाहते हैं कि यहाँ पर पुलिस का वो रहे और यहाँ पर सहायता मिले मंदिर को। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।